बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 19 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन का पार्ट सेकंड। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो विजिट नहीं किया हो जिसमें अपन ने चैप्टर स्टार्ट किया था, डिफरेंट टाइप के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट किए थे और ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कर रहे थे अपन, तो आप इस कार्ड पर क्लिक करके उसे विजिट कर सकते हैं। आज के वीडियो में अपन चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो लेंगे, जो कि है बेसिकली नेफ्रॉन। आज के वीडियो में अपन नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन के टाइप्स और नेफ्रॉन का डिटेल स्ट्रक्चर और हर जो पोर्शन होगा नेफ्रॉन का उसके क्या फंक्शन है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, नेफ्रॉन होता क्या है। तो नेफ्रॉन बेसिकली किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है। मतलब किडनी के जो दो प्राइमरी फंक्शन होते हैं कि जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है अपना यूरिया उसको एलिमिनेट करना, और दूसरा जो वाटर बैलेंस करना जिसे अपन ऑस्मो रेगुलेशन भी कहते हैं, वो दोनों फंक्शन बेसिकली कौन परफॉर्म करता है, नेफ्रॉन परफॉर्म करता है। और किसकी हेल्प से परफॉर्म करता है, यूरिन फॉर्मेशन करके ये काम करेगा। तो नेफ्रॉन में अपना क्या होता है, यूरिन बनता है। यही वजह है कि नेफ्रॉन को यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी कहा जाता है। तो नेफ्रॉन क्या हुआ, नेफ्रॉन एक तरह का कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि बेसिकली क्या होती है, किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है और इसे यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल भी कहते हैं। अब अपन नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर अच्छे से समझते हैं। तो देखो, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं। इसके आगे की तरफ ये एक देखो कप शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसे क्या कहते हैं, बॉमन्स कैप्सूल कहते हैं। और इस कप शेप के स्ट्रक्चर के अंदर एफरेंट आर्ट्रियोल आकर कैपिलरी का एक गुच्छा बनाती है, टफ्ट ऑफ कैपिलरी बनती है। एफरेंट आर्ट्रियोल क्या होती है बेसिकली, देखो जब अपन ने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम किया था तो एरोटा से एक रीनल आर्टरी खुलती है और वो अपनी तरफ की किडनी के अंदर जाती है। तो किडनी के अंदर जाने के बाद रीनल आर्टरी की ब्रांचेज होती है और वो ब्रांचिंग हो जाएगी और क्या बनाती है, आर्ट्रियोल बनाती है। और वो आर्ट्रियोल ब्लड लेकर इस तरफ आ रही है, इसलिए इसे क्या कह रहे हैं, एफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, इस तरफ से ब्लड ये इस वाले कैपिलरी के नेटवर्क में या कैपिलरी के कॉम में या कैपिलरी ऑफ टफ्ट ऑफ कैपिलरी बोले तो कैपिलरी के गुच्छे में जाती है। और इस गुच्छे को, इस टफ्ट ऑफ कैपिलरी को क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। तो पहले ब्लड आएगा एफरेंट आर्ट्रियोल से, फिर इसमें ग्लोमेरुलस में, और ग्लोमेरुलस से वापस इफरेंट आर्ट्रियोल। ये जो वापस निकल रही है इसको अपन क्या कहेंगे, इफरेंट आर्ट्रियोल कहेंगे। क्या कहेंगे, इफरेंट आर्ट्रियोल। और इन दोनों के डायमीटर में भी फर्क है। एफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर ज्यादा है, इफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो ये अपना स्ट्रक्चर है ग्लोमेरुलस, और ये कप शेप का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे क्या कहते हैं, बॉमन्स कैप्सूल। और इन दोनों को कलेक्टिवली, इन दोनों स्ट्रक्चर को कलेक्टिवली, बॉमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, मेलपिगी बॉडी कहते हैं। मेलपिगियन बॉडी भी कह सकते हैं। ठीक है, रीनल कॉर्पस्कल्स भी कहते हैं इनको। फिर इसका नेक्स्ट पोर्शन जो होता है वो कॉन्वुलेटेड पार्ट होता है। कॉन्वुलेटेड पार्ट मतलब हाईली कॉइल्ड पार्ट होता है। और ये वाला कॉइल्ड पार्ट जो है इस बॉमन्स कैप्सूल या मेलपिगी बॉडी के पास में होता है, इसलिए इसे कहते हैं पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स। ठीक है, एक और कॉन्वुलेटेड पार्ट होता है जो कि इससे दूर होगा, उसे अपन कहेंगे डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो दो कॉइल्ड पार्ट होते हैं और इन दोनों कॉइल्ड पार्ट के बीच में एक यू शेप का स्ट्रक्चर है। अपनी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, जो कि बेसिकली कहलाता है लूप ऑफ हेनले या हेनलेज लूप कह सकते हैं। ठीक है, हेनले के लूप को भी अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो ये साइड नीचे की तरफ आ रही है इसे अपन कहेंगे डिसेंडिंग आर्म, और एक ये ऊपर की तरफ जा रही है जिसे अपन क्या कहेंगे, असेंडिंग आर्म। डिसेंडिंग आर्म के भी दो पार्ट हो जाएंगे, ये ऊपर वाला थिक नीचे वाला थिन, और असेंडिंग आर्म के भी दो पार्ट हो जाएंगे, नीचे वाला थिन और ऊपर वाला थिक। ठीक है, फिर नेफ्रॉन जो होता है वो एक ट्यूब में खुलता है, एक डक्ट में खुलता है जिसे कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। अब कलेक्टिंग डक्ट में सिर्फ एक नेफ्रॉन की डीसीटी नहीं खुलती है, ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन की डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट में खुलती है। और यही वजह है कि कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं है। बहुत सारे नेफ्रॉन का हिस्सा अपन फिर भी समझ सकते हैं, लेकिन एक नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं है वो। ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम में पूछे कि इनमें से कौन सा नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, तो कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता। नेफ्रॉन डीसीटी, जो नेफ्रॉन की डीसीटी होती है वो कलेक्टिंग डक्ट में खुलती है, और कोई एक नेफ्रॉन नहीं खुलता, उसमें बहुत सारी नेफ्रॉन उस कलेक्टिंग डक्ट में खुलते हैं। ठीक है, तो ये अपना हो गया डायग्राम।
अब जो ये एफरेंट आर्ट्रियोल ब्लड लेकर आ रही थी, फिर इफरेंट आर्ट्रियोल वापस लेके जाती है, ये बाहर की तरफ जाती है, तब ये देखो इसके चारों तरफ एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब बनाती है, ठीक है। और उसी की एक कैपिलरी जो है वो देखो ये अपने हेनले लूप है उसके साइड में यू शेप का स्ट्रक्चर वो भी बना रही है ना। और इस वाले स्ट्रक्चर को, इस यू शेप के स्ट्रक्चर को, ये जो यू शेप का स्ट्रक्चर है, इसे आप कंफ्यूज नहीं होना, ये यू शेप का स्ट्रक्चर जो है, जो हेनले लूप के चारों तरफ है, इसे कहते हैं वासा रेक्टा। क्या कहते हैं? वासा रेक्टा, ठीक है। अब इन सारे पार्ट के बारे में अपन को एक एक करके समझना है। जो अपनी एनसीईआरटी बुक में डायग्राम है उसको भी अपन अच्छे से समझेंगे। पहले अपन समझते हैं कि नेफ्रॉन की ये इतने सारे पार्ट को अपनी एनसीईआरटी कहती है दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक ये जो आगे वाला कॉम जो था, या फिर आगे वाला टफ्ट ऑफ कैपिलरी जो था, गुच्छा जो था, उसे अपन कहेंगे ग्लोमेरुलस। और जो उसके बाद में ये बॉमन्स कैप्सूल, पीसीटी, हेनले लूप, डीसीटी, ये सब कहलाएगी रीनल ट्यूब्यूल्स। क्या कहलाएगी? रीनल ट्यूब्यूल्स। तो नेफ्रॉन के कितने पार्ट कर सकते हैं अपन? दो पोर्शन कर सकते हैं। और किसी बुक में रेफर करेंगे तो क्लासिफिकेशन और कुछ भी मिल सकता है, लेकिन अपन को अपनी बुक के हिसाब से करना है। तो नेफ्रॉन जो है उसमें दो पोर्शन है, एक ग्लोमेरुलस और एक रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल ट्यूब्यूल्स में क्या क्या आता है? बॉमन्स कैप्सूल आता है, पीसीटी आता है, हेनले लूप आता है और डीसीटी आता है, ठीक है। अब अपन करते हैं ग्लोमेरुलस के बारे में। तो देखो ग्लोमेरुलस क्या है? इट इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरी। बार बार मैंने रिपीट किया है, ये कैपिलरीज का एक क्या होगा? गुच्छा होगा, फॉर्म्ड बाय एफरेंट आर्ट्रियोल, जो कि कहां से आता है? एफरेंट आर्ट्रियोल इसमें आकर ऐसा बनाती है। और एफरेंट आर्ट्रियोल खुद कहां से आ रही है? वो ब्रांच है किसकी? रीनल आर्टरी की। एफरेंट आर्ट्रियोल कैरी ब्लड टुवर्ड्स द ग्लोमेरुलस। एफरेंट आर्ट्रियोल देखो इस वाले डायग्राम में आप समझ सकते हैं, ये अपना कौन सा है? एफरेंट आर्ट्रियोल है, और ये ब्लड इस तरफ लेकर आ रही है। और इफरेंट आर्ट्रियोल जो है इससे ब्लड लेकर जाती है। ये कौन सी है? इफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। और ये जो बीच में ये आपको पूरा दिख रहा है, ये कौन सा है? ग्लोमेरुलस। क्या है? ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो ये यहां पे लिखा हुआ है कि एफरेंट आर्ट्रियोल कैरी ब्लड टुवर्ड्स द ग्लोमेरुलस, एंड इफरेंट आर्ट्रियोल जो होती है वो ब्लड को दूर लेकर जाती है, ठीक है। डायमीटर ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल इज हायर देन डायमीटर ऑफ इफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर ज्यादा होता है, इफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर कम होता है। इसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है, अभी अपन समझते हैं। फिर नेक्स्ट जो पोर्शन है वो है रीनल ट्यूब्यूल्स। और रीनल ट्यूब्यूल्स का जो पहला पोर्शन है, जो कि आपको ये कप शेप का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे कहते हैं बॉमन्स कैप्सूल। क्या कहते हैं? बॉमन्स कैप्सूल। तो इट इज अ डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर। ये डबल वॉल का होता है, देखो दो वॉल दिख रही है, ये आउटर और ये वाली कौन सी है? इनर। देखो उन दोनों के बीच में गैप भी है, तो ये आउटर और इनर मतलब डबल वॉल है, ठीक है। और कप शेप लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ग्लोमेरुलस होता है, इसे कहता है बॉमन्स कैप्सूल। क्या कहता है? बॉमन्स कैप्सूल। और ग्लोमेरुलस और बॉमन्स कैप्सूल, इन दोनों को कलेक्टिवली, मतलब ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये किसका है? मेल्पिगी बॉडी का, जिसे रीनल कॉर्पस्कल्स भी कहते हैं। और ये रीनल कॉर्पस्कल कहां होती है? जब अपन ने किडनी पढ़ा था तो किडनी के दो रीजन किए थे, कॉर्टेक्स और मेडुला। तो कॉर्टेक्स रीजन में ये रीनल कॉर्पस्कल्स वाला पोर्शन होता है। और मैंने वहां पे बोला था कि इनकी प्रेजेंस की वजह से जो कॉर्टेक्स होता है वो कैसा दिखता है? ग्रेन्युलर दिखता है, ठीक है। और इस डायग्राम में अपन अच्छे से समझते हैं। देखो ये आउटर लेयर जो होती है, इसकी लेयर में भी सेल अरेंज होगी, तो वो किस पैटर्न में होती है? ये एपिथेलियम है। और कौन सी एपिथेलियम होती है? स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमस एपिथेलियम का क्या मतलब है? कि इसकी जो सेल होगी वो कैसी होगी? फ्लैट सेल्स की बनी होगी। और ठीक है, और जो अंदर वाली लाइनिंग है वो भी स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है। लेकिन अंदर वाली लाइनिंग पर स्पेशल टाइप की सेल होती है, इस तरह की सेल होती है जिन्हें कहते हैं पोडोसाइट सेल। क्या कहते हैं? पोडोसाइट सेल। तो आउटर लेयर और इनर लेयर दोनों बनी तो स्क्वेमस एपिथेलियम की होती है, लेकिन इनर लेयर पे स्पेशल टाइप की सेल होती है जिन्हें कहते हैं पोडोसाइट्स, ठीक है। अब देखो एक और चीज अपन को समझनी है यहां पर। देखो ये जो ग्लोमेरुलस है ये बेसिकली कैपिलरी है, और अपन ने सर्कुलेटरी सिस्टम वाले चैप्टर में देखा था कि कैपिलरी के चारों तरफ सिर्फ एक वॉल होती है जिसे कहते हैं एंडोथीलियम, ठीक है। अब यहां पर एंडोथीलियम के बीच बीच में पोर होते हैं। देखो ये दिख रहा है, ये वाली रेड कलर वाली लाइन बेसिकली ये वाली लाइन शो कर रही है। मैं इसका स्ट्रक्चर यहां पर बना रहा हूं। तो देखो सबसे पहले ये रेड वाली लाइनिंग, फिर ये ब्लू वाली लाइनिंग में ये, और इन दोनों के बीच में जो गैप है उसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है।
तो जो ये कैपिलरी की जो बाउंड्री होती है, वॉल होती है, वो अपन सब जानते हैं एंडोथीलियम, और यहाँ की एंडोथीलियम में बीच बीच में माइन्यूट पोर होते हैं, उन पोर को कहते हैं फेनेस्ट्रा। क्या कहते हैं? फेनेस्ट्रा। और जो ये अपने इनर लेयर जो है, कौन सी? बॉमन्स कैप्सूल की जो इनर लेयर है, उसमें स्पेशल टाइप की सेल है जिन्हें पोडोसाइट सेल कहते हैं, और इन सेल के बीच में भी पोर होते हैं जिन्हें कहते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट, या फिर इसे स्लिट पोर भी कह सकते हैं। या तो इनको क्या कह सकते हैं? फिल्ट्रेशन स्लिट, या इनको क्या कह सकते हैं? स्लिट पोर। और इन दोनों के बीच में क्या होती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो टोटल कितनी लेयर होगी? 3 लेयर। पहले देखो एंडोथीलियम जो इस ग्लोमेरुलस कैपिलरी की वॉल है, फिर उन दोनों, ये मतलब ये जो ब्लू कलर वाली लाइन दिख रही है, ये कौन सी है? इनर लेयर ऑफ बॉमन्स कैप्सूल, और उन दोनों के बीच में क्या होती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। एंडोथीलियम में पोर होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? फेनेस्ट्रा। और इनर लेयर ऑफ बॉमन्स कैप्सूल में स्पेशल सेल होती है जिन्हें क्या कहते हैं? पोडोसाइट, और उनके बीच में भी गैप होता है, उनको अपन क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन स्लिट या स्लिट पोर कहते हैं। और ये बाद में ब्लड को फिल्टर करने के काम आएगा। अब कैसे होगा थोड़ा सा अभी समझते हैं, बाकी डिटेल में अपन यूरिन फॉर्मेशन में देखेंगे। देखो एफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर ज्यादा होता है तो ज्यादा ब्लड आएगा, इफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर कम है तो वहां से ब्लड कम निकलेगा, जिसकी वजह से एक प्रेशर क्रिएट होगा, और उस प्रेशर की वजह से ब्लड में से फिल्ट्रेशन होकर ये बीच में जो आपको गैप दिख रहा है यहां पर आ जाता है, और ये कहलाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो जब यूरिन फॉर्मेशन अपन समझेंगे तो उसका जो पहला स्टेप होगा वो कहां पर होगा? बॉमन कैप्सूल में, या फिर अपन ऐसे समझ सकते हैं बॉमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों में कलेक्टिवली हो रहा है, या फिर अपन कह सकते हैं वो कहां हो रहा है? मेल्पी की बॉडी में। तो वो अपना पहला स्टेप होगा। अब जब यहाँ फिल्ट्रेशन होता है तो यहाँ पर आप ऐसे समझ लो कि उसमें से ब्लड में से सारी चीजें चली गई, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ब्लड कॉर्पस्कल्स को छोड़ दो, और लार्ज प्रोटीन जो होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल को छोड़ दो, बाकी ऑलमोस्ट सारे न्यूट्रिशन, वाटर, मिनरल्स, यूरिया तो गया ही, उसके साथ बहुत सारे काम की चीजें भी चली गई। तो यहां जो चीज बनती है उसे अपन कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो वो यहां पर बनेगा। तो ये अपने नेफ्रॉन के स्टार्टिंग के 2 पॉइंट हो गए। अब आगे अपन देखते हैं पीसीटी के बारे में, डीसीटी के बारे में, हेनले लूप के बारे में, फिर कलेक्टिंग डक्ट के बारे में भी देखेंगे। पहले आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं और अपन क्या करते हैं, नेफ्रॉन का जो सेकंड पोर्शन है, रीनल ट्यूब्यूल का बेसिकली जो सेकंड पोर्शन है पीसीटी, उसके बारे में देखते हैं। और उसे समझने से पहले अपनी बुक में जो नेफ्रॉन का डायग्राम दे रखा है उसे समझ लेते हैं। तो देखो ये वही डायग्राम है। ये जो आप येलो कलर का जो पूरा पोर्शन देख पा रहे हैं, ये येलो वाला जो पोर्शन है, ये बेसिकली किसको डिनोट कर रहा है? रीनल ट्यूब्यूल्स को। और ये अपने क्या है? ग्लोमेरुलस। तो देखो एफरेंट आर्ट्रियोल आ रही है, वो ब्रांचिंग करके कैपिलरी का एक ग्रुप बना रही है जिसे क्या कह रहे? ग्लोमेरुलस। और फिर वो वापस कंबाइन होकर निकल रही है जिसे अपन ने इफरेंट आर्ट्रियोल बोला। एफरेंट आर्ट्रियोल देखो, इसको और इसको कंपेयर करो तो एफरेंट आर्ट्रियोल काफी थिक दिख रही है इफरेंट आर्ट्रियोल के कंपेयर में। फिर एक कप शेप का स्ट्रक्चर होता है जो रीनल ट्यूब्यूल का पहला पोर्शन था, जिसे अभी अपन ने समझा बॉमन्स कैप्सूल कहते हैं। उसके बाद में जो सेकंड पोर्शन है, देखो ये कॉइल्ड पोर्शन दिख रहा है, ये अपना कौन सा है? प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसे अभी अपन करने वाले हैं। उसके बाद में देखो एक लंबा सा देखो यू शेप का एक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, जो बेसिकली क्या है? अपना हेनलेज लूप, जिसमें ये वाला पोर्शन देखो कौन सा है? डिसेंडिंग लिम्ब्स ऑफ लूप ऑफ हेनले। और ये वाला पोर्शन कौन सा है? असेंडिंग लिम्ब्स ऑफ लूप ऑफ हेनले। इसे अभी अपन वापस डायग्राम से भी समझेंगे। और दोनों ही पोर्शन में देखो ऊपर वाला पोर्शन थिक है और नीचे वाला कैसा है? थिन है। फिर देखो वापस एक कॉइल्ड पोर्शन आ रहा है जिसे क्या लेबल कर रखा है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और फिर ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल देखो एक डक्ट में खुल रही है जिसे क्या कह रहे हैं? कलेक्टिंग डक्ट। और इसमें देखो सिर्फ ये एक नेफ्रॉन नहीं खुल रहा, इधर से भी एक नेफ्रॉन आएगा, इधर से भी आएगा, और बहुत सारे नेफ्रॉन खुलेंगे। एक और चीज जो अच्छे से समझ लो, अभी बाद में डिस्क्रिप्शन लिखाऊंगा, कि इफरेंट आर्ट्रियोल जब बाहर निकलती है तो उसके ब्रांचिंग होती है और देखो एक नेटवर्क बना रही है। और ये जो नेटवर्क है ये अपने क्या कहलाएगा? पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरी। क्या कहलाएगा? पेरी
ट्यूबुलर कैपिलरी, इसे अभी मैं लिखवा दूंगा आपको आगे की तरफ। और इस पहली ट्यूबुलर कैपिलरी की एक ब्रांच निकल के देखो हेनले लूप के चारों तरफ एक यू शेप का नेटवर्क बना रही है, और इसे अपन क्या कहते हैं, वासा रेक्टा। क्या कहते हैं, वासा रेक्टा। इसके बारे में भी अभी आगे अपन लिखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और पीसीटी के बारे में देखते हैं कि क्या होता है। तो पीसीटी की फुल फॉर्म होती है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, और ये कैसी होती है, हाईली कॉइल्ड नेटवर्क होता है। इट इज लाइन बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। अभी अपन ने देखा था कि बॉमन्स कैप्सूल की जो लेयर थी वो कैसी थी, स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी थी। स्क्वेमस एपिथेलियम बोले तो फ्लैट सेल्स की बनी होती है, जबकि यहाँ पर जो है वो कैसी है, क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल मतलब क्यूब शेप की जो होती है, ऐसे शेप की सेल की बनी होती है। और इसके ऊपर क्या होती है, विली, माइक्रोविली होती है, और माइक्रोविली की वजह से इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, ब्रश बॉर्डर। इसीलिए यहां पर सिंपल क्यूबॉइडल तो है, साथ में कैसा है, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। आपने जो डाइजेशन वाला चैप्टर था उसमें देखा है कि जब विली वगैरह स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो ये एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। तो इसका मतलब पीसीटी में ये जो माइक्रोविली है बेसिकली एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं। अब कौन सा एब्जॉर्प्शन करवाना है, तो देखो यहां से जो फिल्ट्रेट हुआ था, मैंने क्या बोला था, उसमें बहुत सारे काम की चीजें थी। तो उन सारी चीजों को, काम की चीजों को वापस बॉडी की नीड के हिसाब से रीएब्जॉर्ब किया जाता है। तो रीएब्जॉर्ब करने के लिए सरफेस चाहिए, और उस सरफेस को बढ़ाने के लिए पीसीटी की अंदर वाली लाइनिंग जो होती है वो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम की होती है। साथ ही में पीसीटी में जो रीअब्जॉर्प्शन होगा वो एक्टिव भी हो सकता है और पैसिव भी हो सकता है। अब ये एक्टिव और पैसिव रीअब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है, पैसिव मतलब बिना एनर्जी खर्च किए, एक्टिव मतलब एनर्जी खर्च करके। तो एनर्जी खर्च करेंगे तो एनर्जी चाहिएगी, और यही वजह है कि पीसीटी की जो लेयर जो होती है, जो सेल जो होती है, उसमें माइक्रोविली तो होती है, साथ में माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर भी ज़्यादा होते हैं, जो एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो अपना पहला पोर्शन अपन ने कर लिया बॉमन्स कैप्सूल। दूसरा कौन सा है, पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसकी लाइनिंग कैसी होती है, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, और इसमें माइक्रोविलाई होते हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर भी ज़्यादा होते हैं। ये क्या करते हैं, रीअब्जॉर्प्शन कराते हैं। मेजोरिटी ऑफ रीअब्जॉर्प्शन, जब अपन यूरिन फॉर्मेशन करेंगे तो उसमें देखेंगे कि मेजोरिटी ऑफ रीअब्जॉर्प्शन जो है वो कहाँ होगा, पीसीटी के अंदर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पोर्शन लेते हैं, हेनलेज लूप। तो देखो ये बेसिकली क्या है, एक हेयर पिन शेप या यू शेप का स्ट्रक्चर है, जो किसके बीच में होता है, पीसीटी और डीसीटी के बीच में होता है। ठीक है, इसकी दो लिम्स समझ सकते हैं, नीचे की तरफ जो जा रही है उसे कहेंगे डिसेंडिंग लिम्स, जो मैंने यहां लिखा है देखो DLOHL, मतलब डिसेंडिंग लिम्स ऑफ हेनलेज लूप। और दूसरी जो ऊपर की तरफ जा रही है इसे क्या कहेंगे, असेंडिंग लिम्स ऑफ हेनलेज लूप। ठीक है, और दोनों ही लिम्स के दो दो पोर्शन है, ऊपर वाला पोर्शन ठीक है, देखो इसमें भी ऊपर ठीक है, और नीचे कैसा है, थिन। जहां तक लाइनिंग की बात की जाए तो थिक जो पोर्शन है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम का बना होता है, और जो थिन पोर्शन है वो स्क्वेमस एपिथेलियम का बना होता है। तो अभी तक का अपनी लाइनिंग का पैटर्न क्या रहा है, सबसे पहले अपने आया था बॉमन्स कैप्सूल जो स्क्वेमस एपिथेलियम का बना था, फिर अपनी आई पीसीटी जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम की थी, वो भी कौन सी क्यूबॉइडल, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम की थी। फिर हेनले लूप का जो थिक पोर्शन होता है वो क्यूबॉइडल का, और थिन पोर्शन जो होता है वो स्क्वेमस एपिथेलियम का। अब देखते हैं अपन कि यहां पर होगा क्या। तो देखो जब फिल्ट्रेट यहां पर पहुंचा पीसीटी से होकर, इसके बाद इसमें आएगा हेनलेज लूप में, तो यहां पर क्या होगा, जब वो डिसेंडिंग लिम्फ से गुजरेगा, तो डिसेंडिंग लिम्फ जो होती है वो वाटर के लिए परमेबल होती है, मतलब इसके अंदर से पानी बाहर जा सकता है, लेकिन ये इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमेबल होती है, इलेक्ट्रोलाइट बाहर नहीं जा सकते। तो यहां से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन किया जाता है, क्या किया जाता है, रीएब्जॉर्प्शन, और इसकी वजह से जो फिल्ट्रेट है वो कंसंट्रेट हो जाएगा, उसमें पानी कम हो जाएगा, और जो अंदर के जो इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह उनकी अमाउंट बढ़ जाएगी, उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो कैसा हो जाएगा, कंसंट्रेट हो जाएगा। ये सारी चीजें अपन यूरिन फॉर्मेशन में वापस भी समझेंगे। जब ये असेंडिंग लिम्फ्स में फिल्ट्रेट गुजरता है तो उस समय क्या है, असेंडिंग लिम्फ्स जो है वो इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमेबल है लेकिन वाटर के लिए इम्परमेबल है। तो यहां से इलेक्ट्रोलाइट को क्या किया जाता है, रीअब्सॉर्ब किया जाता है, तो ये वापस फिल्ट्रेट कैसा हो जाएगा, डाइल्यूट।
मतलब जब नीचे मूव करेगा तो कंसंट्रेट होगा, ऊपर की तरफ वापस मूव करेगा तो डाइल्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट अपना पोर्शन है डीसीटी। आप सब जानते हैं कि हेनले लूप के आगे फिर एक कॉइल्ड पोर्शन होगा जिसे क्या कहेंगे, डीसीटी कहेंगे, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। कॉन्वोल्यूटेड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो कॉइल्ड है, और डिस्टल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो अवे फ्रॉम मेलपिगी बॉडी है। इसकी जो लाइनिंग होती है वो किसकी बनी होती है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। तो देखो अभी तक जितनी भी एपिथेलियम थी या तो क्यूबॉइडल थी या कौन सी थी, स्क्वेमस। स्क्वेमस सिर्फ कहां पे थी, लूप ऑफ हेनले के जो थिन पोर्शन है वहां पर और बॉमन्स कैप्सूल में। बाकी सब जगह कौन सी थी, क्यूबॉइडल ही। पीसीटी में जो क्यूबॉइडल थी वो कौन सी थी, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल। नेक्स्ट है अपने कलेक्टिंग डक्ट। तो डीसीटी ऑफ मैनी नेफ्रॉन, मतलब बहुत सारे नेफ्रॉन का जो लास्ट पोर्शन होता है डीसीटी, एक डक्ट में खुलता है जिसे अपन क्या कहते हैं, एक स्ट्रेट ट्यूब में खुलता है जिसे क्या कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। मतलब कलेक्टिंग डक्ट में एक नेफ्रॉन नहीं खुलता, बहुत सारे नेफ्रॉन खुलते हैं। सारे नेफ्रॉन नहीं खुल जाते एक कलेक्टिंग डक्ट में, पर एक से ज्यादा बहुत सारे नेफ्रॉन जो होते हैं एक कलेक्टिंग डक्ट में खुलते हैं। ऐसी बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट होती है जो कलेक्ट होकर क्या बनाती है, डक्ट ऑफ बेलिनी। और डक्ट ऑफ बेलिनी रीनल कैलिसेज में खुलती है, रीनल कैलिसेज रीनल पेल्विस में खुलता है, रीनल पेल्विस यूरिटर से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में खुलता है, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन यूरिथ्रा से होता हुआ बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये एक तरह का यूरिन का पाथ भी समझ सकते हैं, कलेक्टिंग डक्ट टू डक्ट ऑफ बेलिनी, फिर रीनल कैलिसेज, फिर रीनल पेल्विस, फिर यूरिटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरिथ्रा, फिर बाहर। नेक्स्ट अपना पोर्शन है वासा रेक्टा। तो देखो वासा रेक्टा अभी मैंने डायग्राम में आपको समझाया था कि इफरेंट आर्ट्रियोल जब बाहर निकलती है तो वो एक नेटवर्क बनाती है रीनल ट्यूब्यूल्स के चारों तरफ, पीसीटी, डीसीटी, हेनले लूप के चारों तरफ, जिसे पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। और इसी पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज की एक ब्रांच निकलती है जो हेनले लूप के पैरेलल ऐसे चलकर एक यू शेप का स्ट्रक्चर बना लेती है इसके चारों तरफ। उसे अपन क्या कहते हैं, वासा रेक्टा कहते हैं। ये वासा रेक्टा जो होती है कॉर्टिकल नेफ्रॉन में हाईली रिड्यूस होती है या एब्सेंट होती है। अब ये क्या बला होती है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन दो तरह के होते हैं जिसे अभी अपन समझेंगे। उसमें से एक नेफ्रॉन कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहलाता है, उसमें आप अभी के लिए याद रखें कि उसमें वासा रेक्टा या तो होती ही नहीं है या हाईली रिड्यूस होती है। अब उन दोनों नेफ्रॉन को अभी अपन समझेंगे, आज ही के वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक वही है। तो वासा रेक्टा बेसिकली क्या है, जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बनती है उससे एक ब्रांच निकलती है यू शेप की जो हेनले लूप के चारों तरफ चलती है, उसे अपन वासा रेक्टा कहते हैं। तो एक बार आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आज के वीडियो का सबसे लास्ट टॉपिक करते हैं, टाइप ऑफ नेफ्रॉन। नेक्स्ट अपना टॉपिक है टाइप ऑफ नेफ्रॉन, और इसको समझने के लिए अपन इस डायग्राम से समझते हैं। देखो ये अपने किडनी का ऊपर वाला पोर्शन, आउटर पोर्शन रीनल कॉर्टेक्स है, और ये नीचे वाला पोर्शन जिसमें रीनल क्या होते हैं, पिरामिड होते हैं, मेडुला वाला पोर्शन है। ये जो मैंने बीच में ब्लू कलर की लाइन बनाई है ये बेसिकली एक कलेक्टिंग डक्ट बनाई है। देखो दो तरह के नेफ्रॉन मैंने डायग्राम में बनाए। एक ऐसा नेफ्रॉन जो थोड़ा कंपेरेटिवली कॉर्टेक्स में ऊपर की तरफ से स्टार्ट होता है और उसमें हेनले का लूप जो है वो ज्यादा अंदर नहीं गया है। किसके अंदर, रीनल मेडुला के अंदर, छोटा भी है और रीनल मेडुला में थोड़ा कम ही गया है। तो इस वाले नेफ्रॉन का ऑलमोस्ट सारा पोर्शन कॉर्टेक्स में ही है। ऐसे नेफ्रॉन को कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। क्या कहते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और दूसरा वाला ये नेफ्रॉन, ये जो है स्टार्ट भी कॉर्टेक्स में तो हो रहा है, लेकिन कॉर्टेक्स के भी नीचे वाले पोर्शन में मेडुला के जस्ट पास में से स्टार्ट हो रहा है, और इसमें जो हेनले लूप है वो बहुत ही लंबा है और उसका मेजोरिटी ऑफ पोर्शन बहुत रीनल मेडुला के बहुत अंदर तक गया है। ऐसे नेफ्रॉन को कहते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो अब इन चीजों को समझने से पहले अपन एक बार ये समझते हैं कि जो अपना नेफ्रॉन जो होता है उसके अपने पोर्शन एक बार वापस याद करते हैं। एक अपने क्या था, बॉमन्स कैप्सूल, जो देखो दोनों ही नेफ्रॉन में कहां पर दिख रहा है, कॉर्टेक्स में। फिर एक थी पीसीटी जो दोनों ही नेफ्रॉन में कहां दिख रही है, कॉर्टेक्स में। फिर एक थी डीसीटी जो दोनों ही नेफ्रॉन में कहां दिख रही है, कॉर्टेक्स में। इसका मतलब मेलपिगन बॉडी जिसमें ग्लोमेरुलस और बॉमन कैप्सूल आते हैं, और पीसीटी एंड डीसीटी ये पूरा पोर्शन कहां पर होता है, रीनल कॉर्टेक्स वाले रीजन में होता है, कॉर्टेक्स में ही होता है हमेशा ही, ठीक है। लेकिन जो हेनले लूप है वो हमेशा स्टार्ट तो कहां से होती है, कॉर्टेक्स से, लेकिन फिर डीप जाने लगती है किसके अंदर, मेडुला के अंदर। तो हेनले लूप जो होता है स्टार्ट इन कॉर्टेक्स
एंड डिप्स इनटू मेडुलरी रीजन। तो अगर आपको पूछे कि नेफ्रॉन का कौन सा पोर्शन मेडुला में होता है तो सिर्फ एक ही होता है, हेनले लूप। बाकी तो पूरे पूरे तरीके से कहां पर होता है, कॉर्टेक्स में होते हैं। अब तो अपन देखते हैं कि कितने तरीके के अपने नेफ्रॉन कर लिए थे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। अब इन दोनों की पहले डेफिनेशन करते हैं। देखो, वो नेफ्रॉन जिसका हेनले लूप क्या है, बहुत ही शॉर्ट है और थोड़ा सा ही मेडुला में आया है। तो क्या लिखा, नेफ्रॉन इन विच द लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट एंड एक्सटेंड ओनली लिटिल इनटू मेडुला, उसे अपन क्या कहेंगे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। क्यों कह रहे हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, क्योंकि इसका मेजोरिटी ऑफ पोर्शन का है कॉर्टेक्स में। फिर दूसरा है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, नेफ्रॉन इन विच द लूप ऑफ हेनले इज लॉन्ग। देखो, लूप ऑफ हेनले काफी लंबी है और डीप गई है किसके अंदर, मेडुला के अंदर, और ये स्टार्ट भी मेडुला के पास में से ही होती है। हालांकि होता कॉर्टेक्स में, लेकिन इसके कंपेयर में थोड़ा अंदर की तरफ से हो रही है। इसे कहते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। टोटल नेफ्रॉन का 80 to 85% कॉर्टिकल नेफ्रॉन बनाती है, 15 to 20% जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन बनाते हैं। मेल्पी की बॉडी, पीसीटी, डीसीटी जो होता है कॉर्टेक्स में तो होते हैं, लेकिन कॉर्टेक्स में भी आउटर कॉर्टेक्स में होते हैं। मेल्पी की बॉडी, पीसीटी, डीसीटी इसमें भी कॉर्टेक्स में ही होते हैं, लेकिन इनर कॉर्टेक्स में होते हैं जो मेडुला के काफी पास में होता है। इसमें लूप ऑफ हेनले क्या है, शॉर्ट, इसमें लूप ऑफ हेनले क्या है, लॉन्ग। अब मैंने अभी एक पॉइंट बताया था, वासा रेक्टा। वासा रेक्टा जो होती है वो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में वेल डेवलप होती है और हमेशा होती है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में या तो एब्सेंट होगी या क्या होती है, पुअरली डेवलप होती है। ठीक है, तो ये अपने थे नेफ्रॉन के टाइप, दो टाइप हो गए। तो आज के वीडियो में अपन ने नेफ्रॉन के टाइप देखे, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा और नेफ्रॉन क्या होता है उसके बारे में अच्छे से समझा। इसकी जो डायग्राम है उसको भी अच्छे से आप समझे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे यूरिन फॉर्मेशन के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।